आज हर तरफ ये सवाल गर्दिश कर रहे हैं कि डेल्टा वेरिएंट क्या है, ये कितना ख़तरनाक है और इससे कैसे बचा जा सकता है। और बहुत सारे ममालिक इसके बारे में परेशान हैं और सदेबाप कर रहे हैं, इसलिए इसका लग जानना बहुत ज़रूरी है। डेल्टा वेरिएंट क्या है? SARS-CoV-2 की ये एक वेरिएशन है जो अक्टूबर 2020 में महाराष्ट्र, इंडिया में दरियाफ्त हुई। इसका जो साइंटिफिक नेम है B.1.617.2 है, लेकिन आम तौर पे ये इंडियन वेरिएंट के नाम से मशहूर है। लेकिन WHO ने इसका नाम जो है वो डेल्टा वेरिएंट रखा है। इसमें कौन कौन सी म्यूटेशंस हैं? इसमें एक तो म्यूटेशन वही ब्रिटिश वेरिएंट वाली है N501Y, जो बहुत ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है। इसके अलावा E484Q और E484K, ये बीटा वेरिएंट के साथ साथ ये जो है गैमा वेरिएंट की भी वेरिएशंस हैं। और ये इस वेरिएशन के ज़रिए जो जिस आदमी को पहले से कोरोना वायरस हो चुका है उसको भी दोबारा होने, री इन्फेक्ट होने के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं। और इसमें एक और वेरिएशन है L452R, ये एप्सिलॉन वेरिएंट के अंदर मौजूद है और ये इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और मार्च में यूके में एक और म्यूटेशन इसकी दरियाफ्त हुई, वो है K417N, जिसको डेल्टा प्लस भी कहते हैं, डेल्टा डबल भी कहते हैं और कैपा वेरिएंट भी कहते हैं, और क्योंकि 11 कंट्रीज़ के अंदर ये मौजूद है। ये सारी की सारी जो वेरिएशंस हैं, ये सब की सब वेरिएशन जो हैं उसकी स्पाइक प्रोटीन में है, जिससे उसकी मिसिबिलिटी भी बढ़ रही है और जो उसको ये वैक्सीन को भी एस्केप हल्का फुल्का कर रहा है। ये जितनी वेरिएशंस हैं इसमें पहले अल्फ़ाबेट आता है, फिर उसके बाद कुछ नंबर्स आ रहे हैं, फिर अल्फ़ाबेट आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं जो कि मैंने अभी बताई कि डेल्टा प्लस की है K417N। अब K जो है यहाँ पे अमाइनो एसिड था लाइसिन, जो कि बेसिक अमाइनो एसिड था और पॉजिटिव था। तो अब उसकी जगह पे N इंडिकेट करता है एस्पैराजीन। ठीक है, एस्पैराजीन में 2 कार्बोक्सिल ग्रुप हैं, 1 अमाइनो ग्रुप है, इसलिए ये एसिडिक है और ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, यानी 1 अमाइनो एसिड इसमें चेंज। और दरमियान में जो नंबर है 417, ये वो जगह है जिसके ऊपर वो वेरिएशंस हुई हैं। तो इन वेरिएशंस की वजह से ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अब अगला सवाल यह है कि इस वक्त डेल्टा वेरिएंट किन किन मुल्कों में मौजूद है। तो इस वक्त दुनिया के 100 ममालिक के अंदर डेल्टा वेरिएंट मौजूद है और इंडिया में 90% है जहाँ पे ये सबसे पहले दरियाफ्त हुआ था, और रशिया में भी 90% न्यू केसेस जो हैं वो डेल्टा वेरिएंट के हैं। और यूएसए में CDC ने 2-3 दिन पहले ही बताया कि 83% जो न्यू केसेस हैं वो डेल्टा वेरिएंट के हैं। यूके में कोई 95% के करीब है। और पाकिस्तान में कराची यूनिवर्सिटी में एक इदारा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, तो उन्होंने एक स्टडी की है। उन्होंने स्टडी में 94 आदमियों की रैंडम जो है जीनोम सीक्वेंसिंग की, तो उसमें से 65 लोगों में डेल्टा वेरिएंट जो है वो पाया गया। इस तरह ये 69.15% बनता है, यानी ऑलमोस्ट 70% के करीब ये बन रहा है। बोल टीवी के मुताबिक कराची के अंदर 93% बंदे जो न्यू केसेस हैं वो डेल्टा वेरिएंट के हैं। तो डेल्टा वेरिएंट की इतनी ज़्यादा जो ऑल ओवर द वर्ल्ड इसकी प्रेजेंस है और बहुत सारे मुल्कों में भी है, उसकी वजह से इसको CDC ने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट से निकालकर वेरिएंट ऑफ कंसर्न में डाल दिया। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। किसी भी वेरिएंट की 3 स्टेजेस होती है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट से मुराद ये है कि कीप एन आई ऑन एंड बी विजिलेंट, कि उस पर नज़र रखनी है कि ये क्या कर रहा है। और उसके बाद अगली आती है वेरिएंट ऑफ कंसर्न की, कि वेज ए फुल फ्लेज्ड वार अगेंस्ट, यानी पूरी आबोताब से उसको उसका सद्देबाब किया जाए, उसकी रोकथाम की जाए। फिर होता है वेरिएंट ऑफ हाईली कंसर्न या एक्सट्रीम कंसर्न। तो वो वेरिएंट वो होते हैं जो कि जिनके ऊपर वैक्सीन जो है वो काम नहीं करता, गॉड फॉरबिड। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये डेल्टा वेरिएंट जो है ये
दिन ब दिन जो है इसकी सिवेरिटी में इजाफा होता जा रहा है। डेल्टा वेरिएंट कितना ख़तरनाक है? गंगाराम रिसर्च डिपार्टमेंट ने एक रिसर्च की और उसके नतीजे में उन्होंने बताया कि जो डेल्टा वेरिएंट है ये वैक्सीन के ख़िलाफ़ 8 गुना कम सेंसिटिविटी शो करता है। यानी वैक्सीन से बनने वाले जो एंटीबॉडीज़ हैं और नेचुरल इन्फेक्शन से होने वाली जो एंटीबॉडीज़ हैं उसको ये पार्शली एस्केप कर जाता है। दूसरे नंबर पे इसका जो ख़तरनाक पहलू वो ये है, वो लैंसेट स्टडीज़ स्कॉटलैंड में जून 2021 में 19,543 कोरोना पेशेंट्स पे की गई, तो पता चला कि अल्फ़ा वेरिएंट के निस्बत बीटा वेरिएंट में जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो ऑलमोस्ट डबल है। तीसरी जो है इंपीरियल कॉलेज लंदन की एक स्टडी है कि डेल्टा वेरिएंट का जो डबलिंग टाइम है ये 11 दिन है। डबलिंग टाइम क्या होता है? डबलिंग टाइम वो टाइम है जिसमें कोरोना वायरस के जो कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनके न्यू केसेस जो हैं और जो हॉस्पिटलाइजेशन है और जो डेथ्स हैं वो डबल हो जाती हैं। अगर 100 पेशेंट है तो यानी 11 दिनों के अंदर वो 200 पेशेंट हो जाएंगे। तो इसका जो डबलिंग टाइम है वो 11 दिन है। चौथा जो इसका ख़तरनाक चीज़ है वो इसका रिप्रोडक्शन नंबर यानी R0 है, जो कि 2.5 से 3.5 तक बयान किया जाता है। और जबकि जो अल्फ़ा वेरिएंट यूके वेरिएंट था उसका R0 0.8 है, और यानी उसकी निस्बत यूके वेरिएंट की निस्बत ये दुगना तिगना जो है वो ज़्यादा इसका R0 है। R0 क्या होता है? R0 ये होता है कि एक जो मुतासरा शख्स है वो कितने सेहतमंद बंदों में बीमारी को फैलाता है। 2.5 से 3.5 का मतलब ये है कि एक आदमी 2.5 या 3.5 सेहतमंद बंदों में जो है वो वायरस को, बीमारी को यानी फैला सकता है। और पांचवी जो इसकी ख़तरनाक चीज़ ये है कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। वुहान वायरस, जिसको वाइल्ड वायरस भी कहते हैं, उसकी निस्बत ये 100% ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है। और ब्रिटिश वेरिएंट जो है, जिसको अल्फ़ा वेरिएंट भी कहते हैं, उससे ये 60% ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है। और छठे नंबर पे जो एक ख़तरनाक इसके मुतालिक जो बात है कि इंपीरियल कॉलेज लंदन की स्टडी के मुताबिक कि 50 साल से जो कम उम्र के अफराद थे उनमें 2.5 गुना ज़्यादा केसेस पाए गए बनिस्बत उन लोगों के जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा थी। यानी इससे साइंटिस्ट ने ये बात निकाली कि ये यंगर पॉपुलेशन को ज़्यादा हिट कर रहा है। और साइंटिस्ट ने इसकी जो एक्सप्लेनेशन दी उसमें ये उन्होंने बयान किया कि इसकी वजह शायद ये हो सकती है कि यंगर पॉपुलेशन के अंदर वैक्सीनेशन का अमल अभी इतना ज़्यादा नहीं हुआ हो। और 7वें नंबर पे जो इसकी ख़तरनाक चीज़ है बात है कि ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ ट्रीटमेंट जो है वो इनफेक्टिव है। लेकिन 2-3 दिन पहले एक स्टडी आई है जिसमें एक इंजेक्शन है सोट्रोवीमैब, वो 40 मिनट्स में दिया जाता है और वो जिन पेशेंट को दिया गया वो 100% जो है वो डेथ से बच गए। तो ये 7 चीज़ें शो करती हैं कि इट इज़ वेरी फास्टर, इट्स फिटर एंड इट्स फेरोशियस। अब देखते हैं कि इसके ट्रांसमिसिबल होने की क्या वजूहात हैं। इसकी 3 बड़ी बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। नंबर 1 कि ये सेल के अंदर बड़ी आसानी से दाखिल हो जाता है। जो सेल के ऊपर एंजियोस्टाइन कन्वर्टिंग एंजाइम 2, यानी वो ये आप समझ लें कि सेल के बाहर एक ताला है, एक रास्ता है, दरवाज़ा है और उसके ऊपर ताला लगा हुआ है, उसको ACE2 रिसेप्टर कहते हैं। तो ये वायरस जब आता है तो इसकी स्पाइक प्रोटीन में जो वेरिएशंस मैंने आपको पीछे बताई हैं, उस वेरिएशन की वजह से वो उस ताले की चाबी को आसानी से खोल के सेल के अंदर चला जाता है। एक इसकी वजह यह है। दूसरा, ये बड़ा स्टिकियर है, तो स्टिकियर होने की वजह से ये हवा में भी ज़्यादा देर मौजूद रहता है और इसी तरह इंसान के रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी निज़ाम तनफ़ुस के अंदर भी ये ज़्यादा देर रह लेता है। इस तरह से ये वायरस लोड को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। 2020 में 63 लोगों का जो वायरस लोड चेक किया गया उनके नेज़ल स्वैब के ज़रिए, तो
तो और जब 2021 के अंदर 62 बंदों का चेक किया गया वायरस लोड, तो पता चला कि अब का वायरस लोड जो है, ये डेल्टा वेरिएंट का जो वायरस लोड है, ये 1260 गुना ज़्यादा है, यानी 1260 गुना ये ज़्यादा ट्रांसमिसेबल है। तीसरी जो इसके बाद इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी की वजह है, चूँकि वैक्सीन जो है वो ट्रांसमिशन को रोकती है, तो ये वैक्सीन को ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराता। इसमें हम देखते हैं जो टॉप की जो 6 वैक्सीन्स मुख्तलिफ़ किस्म की चल रही हैं। पहले हम mRNA वैक्सीन्स का जिक्र कर लेते हैं कि जो फाइज़र है, फाइज़र की एफिशिएंसी है 95%, और इसकी जो सिंगल डोज के बाद डेल्टा वायरस के ख़िलाफ़ जो इसकी एफिशिएंसी आती है वो 33% है, और 2 डोजेज़ के बाद इसकी एफिशिएंसी है 88%, यानी इसकी एफिशिएंसी 7% कम हुई। ये यूके की स्टडी है, जबकि कैनेडियन स्टडी ये बताती है कि सिंगल डोज के बाद ये 56% इसकी एफिशिएंसी है, और 2 डोजेज़ के पास 87% है। दूसरे नंबर पे मॉडर्ना है। मॉडर्ना की एफिशिएंसी 94% है, और डेल्टा उसकी सिंगल डोज के बाद जो इसकी एफिशिएंसी आ रही है वो 72% है। अब हम 2 वायरल वेक्टर वैक्सीन्स को देख लेते हैं। एस्ट्राजेनिका 90% जो है एफिशिएंट है, और फर्स्ट डोज के बाद डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट वो 33%, और 2 डोजेस के बाद ये 60% एफिशिएंट है। और जॉनसन एंड जॉनसन जो है जिसकी एफिशिएंसी 85% है, इसकी चूँकि सिंगल डोज होती है और उसके बाद इसकी एफिशिएंसी 60% है, यानी एस्ट्राजेनिका कोई 30% उसकी एफिशिएंसी कम हुई है, और जॉनसन एंड जॉनसन की कोई 25% एफिशिएंसी कम हुई। पाकिस्तान में जो 2 वायरल डेड एक्टिवेटेड वायरस की जो वैक्सीन लग रही हैं, साइनोफार्म और साइनोवैक, उनकी आलमोस्ट एफिशिएंसी 80% है, और डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट जो रिपोर्ट की जा रही है कि वो कोई 20% लेस जो है इफ़ेक्टिव है। डेल्टा वेरिएंट के इन्फेक्टेड बंदे की सिम्टम्स क्या हैं? इंग्लैंड के एक प्रोफेसर हैं टिम स्पेक्टर, उन्होंने बताया कि इसमें हेडेक होती है, सोर थ्रोट होता है यानी गला ख़राब होता है, और उसके बाद रनी नोज़ होता है, और उसके फीवर होता है, यानी फ्लू लाइक सिम्टम है। और वो कफिंग वगैरह जो परसिस्टेंट कफिंग यानी खांसी वांसी वो उस ज़रूरी नहीं कि वो हो। इसी तरह लॉस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल का भी कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान के डॉक्टर हैं वो ये बयान करते हैं कि डेल्टा वेरिएंट में उसमें कोई लूज़ मोशन वगैरह भी लग जाते हैं, और स्टमक जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब आते हैं एहतियाती तदाबीर की तरफ। डेल्टा वेरिएंट जो है इसकी 3 चीज़ें उसको बहुत पसंद हैं। एक भीड़, भिड़ना पंजाबी वाला, और बढ़ना। तो इसकी 3 ही एहतियाती तदाबीर। नंबर 1 कि ये चूँकि भीड़ को पसंद करता है, तो आप जो क्राउडिंग वाली जगह है वहाँ ना जाए, यानी वायरस को जिस्म के अंदर दाखिल ही ना होने दे। तो ये आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ हमारी डिफेंस होगी। दूसरा भिड़ना से मुराद फाइट करना। नेचर ने हमें 21 ट्रेड की मुख्तलिफ किस्मों की 50 बिलियंस की वाइट आर्मी जो है वो दे रखी है, जिसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं कि किसी भी वायरस के साथ वो लड़ सके, उसके साथ भिड़ सके। तो इसके लिए ये वाइट ब्लड सेल की जो आर्मी है वो लड़ने के लिए काफ़ी है। आम तौर पे एक आदमी के अंदर जो वायरस आके रेप्लिकेट करता है वो 1 बिलियन तक होता है, और जो सेहतमंद आदमी है उसमें जो वाइट आर्मी है, जैसे मैंने पहले बताया, वो 50 बिलियन तक हो सकती है। तो आप अपनी प्रॉपर डाइट के ज़रिए, प्रॉपर एक्सरसाइज के ज़रिए, प्रॉपर स्लीप के ज़रिए, और पीस ऑफ माइंड के ज़रिए, प्रेयर्स के ज़रिए, और विल पावर के ज़रिए आप अपनी जो आर्मी है, वाइट आर्मी जो है, अपना जो इम्यून सिस्टम है, उसको आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और ये जो इम्यूनिटी हम नेचुरल इम्यूनिटी होती है, इसको इनेट इम्यूनिटी कहते हैं।
इसके साथ साथ हम तीसरी लाइन ऑफ डिफेंस ये है कि वैक्सीन जो है वो हम लगवा सकते हैं। वैक्सीन के साथ क्या होगा कि एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी, यानी हमारे जिस्म में जो फ़ौज मौजूद है, नेचर ने जो फ़ौज दी हुई है वो भी वायरस के साथ लड़ेगी। लेकिन जैसे हम कई दफ़ा देखते हैं कि वो नेटो की फोर्सेस कुछ मुल्कों की इकट्ठी होकर आ जाती हैं, तो इसी तरह वैक्सीन आप ऐसे ही समझ लें कि ये बाहर से कोई फ़ौज जो है आपके जिस्म में आ जाती है और आपके जो सेल्स हैं, जो डिफेंस सेल्स हैं, वो यानी एंटीबॉडीज़ जो है उनको वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। और एक स्टडी के मुताबिक सिंगल डोज के बाद नेचुरल जो तरीके से एंटीबॉडीज़ बनती हैं वैक्सीन की, सिंगल डोज के बाद 140 टाइम ज़्यादा जो है वो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, यानी आपकी फ़ौज की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है आफ्टर वैक्सीनेशन। और वैक्सीनेशन ही इसका वाहिद और हल है। असद उमर ने पिछले दिनों बताया कि जो वैक्सीनेटेड पीपल हैं उनमें 7 गुना कम चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के। और ये पाकिस्तान ने पहली दफ़ा एक रिसर्च जो है अपनी वो ऑन एयर की है। इसी तरह पाकिस्तान ने अब पहली दफ़ा एक नया एक्सपीरियंस किया है जिससे इन्होंने प्रेडिक्ट किया था असद उमर ने पिछले माह में कि जुलाई के अंदर जो है वो 4th लेयर जो है वो आ जाएगी। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उन्होंने स्पेकुलेट किया था। याद रहे कि जो कोरोना वार है ये ज़मीन की सुपीरियर क्रिएशन और ज़मीन की इन्फीरियर क्रिएशन वायरस, जिसको देख भी नहीं सकते, जिसके बारे में ये भी शक है कि ज़िंदा है या नहीं, उसके दरमियान ये तीसरी आलमी जंग है। और ये तीसरी लहर एक डिसाइसिव बैटल है। इसका रिज़ल्ट सबको पता है कि जीतना इंसान ने है। फ़िक्र की बात यह है कि इस जंग के अंदर कैजुअलिटीज़ जो है वो कितनी कम से कम हो सकती हैं, और इन कैजुअलिटी का कम से कम होने का मेयार जो है वो 3 चीज़ें तय करेंगी कि हम वायरस की पसंद, भीड़, भिड़ना और बढ़ने को किस तरह से सद्देबाब करते हैं। स्टे सेफ, स्टे अलाइव। Thank you for paying attention. We will meet soon. Please stay tuned.